और देश भर में पीएफआई पर बैन के बाद अब सियासत शुरू हो गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार की इस कार्रवाई पर बयान दिया है। कमलनाथ ने कहा कि देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त कोई भी संगठन अगर इनके खिलाफ सरकार के पास सबूत है तो बैन किया जाना उचित है। ऐसा ना हो कि बिना सबूतों के कार्रवाई कर दी जाए। इसके बाद कमलनाथ ने सरकार को कटघरे में भी खड़ा किया कि अगर ये लोग गलत काम कर रहे थे तो सरकार अब तक क्या कर रही थी। अगर कोई सबूत होए कि वो आतंकवादी संस्थाओं के साथ जुड़े हैं, आतंकवादी उनमें शामिल है, तब वो पीएफआई हो या बीएफआई हो या सीएफआई हो, हाँ, आज आतंकवाद बहुत बड़े खतरे की बात है। तो इसका सबूत होना चाहिए, बनावटी सबूत नहीं, सही सबूत होना चाहिए। और अगर उन्होंने सबूत पाया है तो जरूर उस पर एक्शन लेना चाहिए। तो पीएफआई बैन को लेकर अब ये इस तरह के अलग अलग बयान आ रहे हैं। मांग ये भी उठ रही है कि अगर आप पीएफआई बैन कर रहे हैं तो आरएसएस को भी बैन किया जाना चाहिए। लोकसभा में जो मुख्य सचेतक हैं, केरल के सांसद हैं, वो इस तरह की मांग उठा रहे हैं। सुरेश कोडिकल्ली सुरेश, ये उनका नाम है। पीएफआई को लेकर बहुत पहले केरल को चेता दिया गया था, बावजूद इसके वहां स्थितियां नहीं बदली। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे और किस तरह का एक्शन हो रहा है उस पर भी नजर बनी हुई है। शैलेंद्र आपको नजर आ रहे होंगे। शैलेंद्र, अब पीएफआई, प्रतिबंध और पॉलिटिक्स। शैलेंद्र, देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने पीएफआई और उससे जुड़े हुए जो 8 अन्य संगठन हैं उनको उनकी गतिविधियों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी और उसके बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ ने सवाल खड़े किए हैं। 2 तरह के सवाल उनके हैं। एक तो ये कि अगर पीएफआई का जो रजिस्ट्रेशन है वो काफ़ी पुराना है और जब लंबे समय से वो मध्य प्रदेश सहित देश भर के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे थे और जब इस सरकार को इस बात का भनक तक नहीं थी कि वो देश विरोधी काम कर रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार का एक बड़ा फेल्यूर वो करार दे रहे हैं। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि ये सुनिश्चित होना बहुत आवश्यक हो जाता है कि जिस संगठन को आप बैन कर रहे हैं कि क्या वो वास्तव में देश विरोधी किसी कार्य में संलिप्त था या फिर उस पर जो है यूं ही कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार के पास यदि सबूत है तो ऐसे संगठनों को बैन होना चाहिए, लेकिन बिना सबूतों के या बनावटी सबूतों के आधार पर किसी भी संगठन को बैन कर देना कतई उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों ने अभी तक जांच में क्या पाया ये सार्वजनिक पटल पर नहीं है। ऐसे में केवल सरकार को पता है कि किस तरह की गतिविधियों में ये लोग संलिप्त थे, किस तरह का साहित्य इनके पास से मिला, इनके पास से लैपटॉप और मोबाइल जो मिले हैं उसमें क्या कुछ मिला है, ये केवल अभी सरकार और जांच एजेंसियों को पता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के जब अगर बैन किया गया है तो जो जानकारियां उनकी तरफ से जांच एजेंसियों की तरफ से जुटाई गई हैं या जिन संगठन के लोगों की तरफ से जो जानकारियां मिली हैं वो सार्वजनिक पटल पर होनी चाहिए ताकि लोगों को ये पता हो जो लोग ये सवाल खड़े करते हैं। क्योंकि कल भी हमने देखा कि इंदौर में उनके परिजन जो है वो पहुंचे थे डीआईजी दफ्तर। उन्होंने मांग की थी कि आखिर उन पर किस तरह की धाराएं लगाई गई हैं, क्यों उनकी गिरफ्तारी की गई है, ये पता उनको होना चाहिए। तो उसी तरह कमलनाथ ने कहा कि पूरे देश को ये मालूम होना चाहिए कि पीएफआई के जो लोग थे वो किस तरह की गतिविधियों में संलिप्त थे, क्या वो देश विरोधी कोई गतिविधि संलिप्तता पाई गई है या फिर कुछ और अन्य जो काम करने वाले थे। इस तरह की जो सारी जानकारियां जो है वो सार्वजनिक पटल पर होनी चाहिए। लेकिन जो प्रारंभिक जानकारी है उसके अनुसार ये पता चला है कि उनके पास से कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिसमें भारत को इस्लामिक कंट्री 2047 तक के बनाने की बात है, कई बड़े नेता उनके निशाने पर थे। तो इस तरह के जो तमाम सबूत हैं वो जो जांच एजेंसियां हैं उनको मिले हैं, लेकिन इनको सार्वजनिक करने की बात अब जो है पीसीसी चीफ कमलनाथ के द्वारा कही जा रही है। हालांकि आरएसएस पर बैन का जो मुद्दा है उसको लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वह किसी भी संगठन पर बैन की कोई मांग नहीं करते हैं। वो तो सीधा एक बात जानते हैं कि जो लोग देश विरोधी काम में शामिल हैं ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको बैन भी होना चाहिए। जी चलिए, ये बात सही है। एक और बात जिसकी तरफ शैलेंद्र इशारा किया जा रहा है कि ये सही है कि पीएफआई अगर कोई देश विरोधी गतिविधि करेगा उसके साथ यही हश्र होगा, पर यह सवाल भुलाया नहीं जाना चाहिए कि अगर कोई देश विरोधी गतिविधि में लिप्त है तो मध्य प्रदेश जैसे शांति के टापू में तकरीबन 6000 एक्टिव मेंबर कैसे बन जाते हैं। शैलेंद्र,
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहला सवाल उनका यही है कि जिस तरीके से पीएफआई लंबे समय से रजिस्टर्ड है देश में और ऐसे में वो देश के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहा है, तो आखिर सरकारें क्या कर रही थी, जो इंटेलिजेंस है वो क्या कर रहा था? क्योंकि इस मध्य प्रदेश के लिहाज से भी देखें तो न केवल रतलाम, नीमच, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, बल्कि जो आदिवासी बाहुल्य इलाका है, जो राजस्थान से सटा हुआ इलाका है श्योपुर, वहां पर भी पीएफआई के सदस्य हैं और वहां पर कहीं ना कहीं ट्रेनिंग सेंटर खोले जाने की बात जो है वो सामने आई है। तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि किस तरीके से पीएफआई अंदर ही अंदर जो जमीनी स्तर पर किस तरीके से काम कर रहा था। तमाम जो कार्यकर्ता उसने तैयार कर दिए थे, तमाम दफ्तर उसके हो गए थे, तमाम जो विंग है वो अलग अलग, चाहे स्टूडेंट्स की विंग की बात करूं या फिर जो महिलाओं का विंग है या दूसरे लोगों का विंग है, तमाम तरह की विंग जो है उन्होंने तैयार कर ली थी और कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे कर अपने पैर पसार रहे थे। जिस तरीके से गृह मंत्री ने भी ये कहा कि उनके कई स्लीपर सेल्स भी थे और उनके कुछ पाकिस्तान के कनेक्शन भी मिले हैं, सिमी से भी उनके गठजोड़ की बातें जो भी सामने आई हो। तो ऐसे में एक संगठन जो देश विरोधी गतिविधियों को संचालित कर रहा था और मध्य प्रदेश में लंबे समय से, जिसे शांति का टापू मध्य प्रदेश को कहा जाता है, इंटेलिजेंस यहाँ पर काफी चाक चौबंद माना जाता है और ऐसे में लंबे समय से पीएफआई अगर यहाँ संचालित रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार का इंटेलिजेंस फेल्यूर तो है। लेकिन अब चूंकि मध्य प्रदेश सरकार ने या कहें केंद्र सरकार के साथ मिलकर जो प्रभावी कार्रवाई की है, उससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है और कह रही है कि देर से ही सही लेकिन कार्रवाई हुई है। और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि भले ही कोई भी हो, कोई भी संगठन हो जो देश विरोधी काम करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जी, जो भी देश विरोधी काम करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये तमाम जो पॉलिटिकल अपडेट है शैलेंद्र जिनके बारे में जिक्र कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल इस तरह के हैं। सिर्फ एक पक्ष को नहीं देखा जा सकता, दूसरे पक्ष को भी देखा जाना जरूरी है। शैलेंद्र, एक बात और कि अब पॉलिटिकली अगर कहा जाए, गोविंद सिंह भी एक तरफ है, कांग्रेस दरअसल ऐसा लगता है कि तय नहीं कर पा रही कि उसे करना क्या है। गोविंद सिंह एक सिरे में अपने बयान के एक सिरे में तारीफ भी कर रहे हैं शैलेंद्र। देखिए बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कांग्रेस अभी तक ये तय नहीं कर पा रही कि इस मसले पर उनको राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, क्योंकि ये मसला बहुत संवेदनशील है। देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला है और ऐसे में जो लोग देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं उनके साथ मुझे लगता है कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी भारत का नागरिक उनके साथ जाना पसंद नहीं करेगा। लेकिन सीधे तौर पर यह कह देना कि केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने बहुत अच्छी कार्रवाई की, ये कहीं ना कहीं उनकी पीठ थपथपाना होगी या ये कहें कि उनकी तारीफ करना शायद जो है विपक्ष नहीं चाहता है, लेकिन दबी जुबान से ही सही। लेकिन वो कह रहे हैं कि भले ही जिस तरह से मैंने कहा कि कमलनाथ ने तारीफ तो की लेकिन सवाल खड़े करते हुए, सवाल इसलिए खड़े किए कि इतने लंबे समय से पीएफआई काम कर रहा था, तब आपका सरकार क्या कर रही थी और जो कार्रवाई हुई है क्या उसके लिए पर्याप्त सबूत जो है सरकार के पास है या नहीं है। इसी तरह का कुछ बयान जो है डॉक्टर गोविंद सिंह का, वो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि तारीफ जो काम हुआ है यानी जो कार्रवाई हुई है वो काबिले तारीफ है, लेकिन इंटेलिजेंस फेल्यूर रहा है। इस बात की भी वो कहीं ना कहीं अपने बयान में इस बात को भी ताकीद कर रहे हैं कि सरकार को समय रहते इस पर चेत जाना चाहिए था, क्योंकि अभी जैसा आपको बता दूं कि कुछ दिन 2 दिन पहले ही सरकार ने ये कहा है कि जो दंगे मध्य प्रदेश में पिछले सालों में हुए उसमें पीएफआई के एंगल को भी तलाशा जाएगा और यदि उन दंगों में पीएफआई की संलिप्तता पाई जाती है तो ये बड़ा सवाल हो जाएगा कि पहले से ही सरकार इस मामले को लेकर क्यों नहीं चेत रही थी। अगर वो चेती होती तो जो दंगे हुए मध्य प्रदेश में वो ना भड़क पाते। जी बिल्कुल। और ये जिन दंगों का शैलेंद्र जिक्र कर रहे हैं, याद दिला देते हैं, वो कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 7 साल में तकरीबन 290 दंगे, इसे आप 300 के पास भी रख सकते हैं। तो सवाल एक तरफ उठाने से काम होगा नहीं दरअसल। चलिए थोड़ी प्रोसीडिंग्स पे चर्चा कर ले। अरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, इंदौर में क्या कुछ एक्शन हुए थे? दूसरा, मालवा का जिक्र आएगा। सारे संगठन, जब भी इस तरह के संगठनों की बात आती है, मालवा में इनका जरूर कोई ना कोई बेस नजर आता है। उसे साफ किया कैसे जाए? अरुण, चलिए अरुण से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इंदौर से भी लगातार गिरफ्तारियां हुई हैं और यही वजह है कि हम ये बात बता रहे हैं कि अकेले मसला सिर्फ इंदौर का नहीं है, मालवा और निमाड़ का काफी सारा हिस्सा। जब भी आप इस तरह से देखेंगे, देश विरोधी नारे लगेंगे, सीडी वहां से निकल कर आएगी। जब भी सिमी के स्लीपर सेल की बात आएगी, दस्तावेज और जो स्लीपर सेल है
उसके मालवा से कनेक्शन की बात सामने आती है। मालवा इन मामलों में बहुत संवेदी है और वहां से इसका सफाया हो, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, एक बात और कि अभी एहतियातन जो पीएफआई से जुड़े दफ्तर हैं, पीएफआई के जो सेंटर हैं, वहां पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। इसका एक दूसरा पहलू और भी है शैलेंद्र, कि जब भी कोई गड़बड़ होती है, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी टीवी पर आकर कहते हैं कि हमने बहुत सख्त नियम बना दिया है, अब तो कोई बिना किराएदार जो है वो बिना वेरिफिकेशन के रह नहीं पाएगा। पर जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं तो डायलॉग ये दिया जाता है कि हम फैलाने को नेस्तनाबूद कर देंगे, हम इसको नेस्तनाबूद कर देंगे। ये माना जाए कि पुराने जो नियम है वही सही तरीके से नहीं चल रहे हैं। शैलेंद्र, देखिए जब घटनाक्रम हो जाता है उसके बाद चाहे सरकारें हों या उस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए मंत्री हों, तमाम तरह के दिशा निर्देश जारी करते हैं और ये कहते हैं कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इस दिशा में सरकार ठोस कदम उठाएगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे ये जो नियम कायदे कानून हैं वो शिथिल पड़ते जाते हैं और जब फिर दोबारा से कोई नया घटनाक्रम आता है तब फिर उन नियमों का हवाला दिया जाता है और फिर ये अधिकारी नापे जाते हैं, अधिकारियों को जिम्मेदारी तय की जाती है कि आखिर कौन वो लोग थे जिनके समय में ये घटनाक्रम हो गया। जिस तरीके से जो बात हो रही है कि पीएफआई को लेकर के तमाम जो लोग हैं वो अलग अलग इलाकों में लगातार सक्रिय हो रहे थे, जिसका आपने जिक्र किया, मालवा और निबाड़, चाहे खंडवा की बात करूं, बुरहानपुर की बात हो, रतलाम की बात हो, मंदसौर है, नीमच है, उज्जैन है, ये तमाम वो इलाके हैं जो जहां से लगातार अगर पहले भी कभी भी दंगों की बात हो या फिर दंगे से जुड़े लोगों की बात हो तो इस इलाके से उनके तार जरूर जुड़ते नजर आते हैं। यानी ये कहीं ना कहीं सरकार को भी पता है कि ये इलाके जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, लेकिन उसके जी चलिए मैं आपको रोकना चाह रहा हूं शैलेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।